दोस्तों हम हैं कर्णपुरा में और शहीद स्मारक का आज अनावरण कार्यक्रम है। बच्चियों को जो 1000 रुपये इनाम की राशि है वो एक प्रोग्राम चांदना जी के स्वागत गायन के बाद मेरे गांव की बच्चियों का राजस्थानी प्रोग्राम तो बाहर से कलाकार है, उनसे भी निवेदन है कि आप जरूर देखना। मैंने निवेदन करता है। उसके बाद अशोक जी चांदना का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। हरदयाल जी कुकड़ा जिन्होंने अपने गांव को तिरंगे फ्लैग की जो सौगात दी है, हम फिर उनका सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे खेल मंत्री अशोक जी चांदना को पगड़ी पहना करके सम्मान करेंगे। हरदयाल जी कुकड़ा तुरंत इस प्रोग्राम के बाद मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक ही मिनट में बच्चों को लेकर के ये अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम की प्रस्तुति दे। तो तालियां कंदूसी ग्रामी थे सभी आप प्रोग्राम रखोगे। देश का सम्मान करें तो ताली बहुत हल्की बाजी करी, जोरदार तालियां आने का प्रोग्राम करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में पहुंचे सुखदेव जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। बस जी सरपंच उनका बहुत बहुत स्वागत है। गुरबस किसी का नाम नहीं ले पाया तो माफ करना। ये जैसे परिस्थिति है मेरा नाम बोला मैं बता
बजा रहे हैं लेकिन गाने को वो इतनी रोचक पगड़ी पहना के सम्मान करेंगे। पहले अब जी संधू साहब राम सिंह जी बारपाल पंचायत समिति सदस्य मंच पे हैं। पीछे है और भी है। बलवान जी पुणे आए हैं, मंगेश चौधरी आगे, प्रवीण जी सैनी भी मंच पर पहुंचे हैं। अरे तो साइड में हो जाओ ना, फिर ऐसे थोड़ी होता है। सत्यपाल जी शर्मा आप भी आए। और कड़पड़ा से राम सिंह जी बारपाल, राम सिंह जी हुड्डा, ब्रजलाल जी सऊ, बाल सिंह जी ठेकेदार, सदीक खान जी, पप्पू राम जी गोदारा, जमाल जी देकर मंच पर आए। अब सबसे पहले राम सिंह जी बारपाल और जी संधू का माला पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। आगे मम्मी सतवीर गोदारा मंच पर पहुंचे। अशोक जी का राजी पूरी पहना करके सम्मान करेंगे। हमारे सुन देंगे फोटो खिंचाओ के सामने देखो देखो सोम जी भिल पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। राम सिंह जी हुड्डा आओ जी। हाँ हुड्डा बैठ रहे हैं। सोम जी के बाद विधायक बलवान जी पुणे का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। ब्रिजलाल जी सो बशीर जी राणा मंच पर पहुंचे। अभय जी संधू के साथ आए हैं तेजी संधू, वो भी मंच पर पहुंचे। बलवान जी पुणे करेंगे। अच्छा मंगेश जी चौधरी पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। बाल सिंह जी ठेकेदार, मंगेश जी वहाँ है। मंगेश जी पीछे आता है, पीछे आता है। सामने देखो, आओ मैडम जी आओ। मंगेश जी देखो। हाँ मैडम जी का इन्हों अपना स्कूल मैडम जी आ जाओ। बलवंत जी सैनी का माला अर्पण करेंगे, पगड़ी पहनाकर सम्मान करेंगे। सदीक खान जी, सावित्री जी मैडम दोपहरों में अध्यापिका रही है अपने, वो आए नहीं, पगड़ी दो नहीं खत्म। हाँ बलवंत सिंह है, बलवंत जी बेटा उनका रहिएगा। रूपनाथ जी का माला पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। पप्पू राम जी द्वारा थोड़ा पीछे और हो जाओ। सत्यपाल जी शर्मा सरपंच, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है स्कूल को बनाने में, वो मंच पर आए। उनका पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। जगपाल जी लेकर विमला जी मैडम आइए, वो तेजी संधू का पगड़ी पहना के सम्मान करेंगे। एक बार मैडम जी ये सत्यपाल जी से अनुरोध जी मंच पर पहुंचे। अभी ब्याजी कुकड़ा को मोमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। सोम जी चावला, विधायक बलवान जी पुनिया, अभय जी संधू, मंगेश जी चौधरी, सोम जी भिल। हाँ ब्याजी को सोम जी आप फोटो सुनी थी चाहिए भी सतवीर गोदारा मंच पर पहुंचे। क्या बेटी इनका सम्मान करेंगे यही सारे मेहमान। आगे सीधी बढ़ जाओ। दुकान से बना दो ठीक है। हाँ अच्छा
विनोद जी गोयल सरपंच जी का लेकर के जाएंगे साहब, समर्थी से लेकर जाना भी। बलवंत जी सैनिक और दो विनोद जी गोयल ढेकी सरपंच साहब का मोमेंट को लेकर के जाएंगे। शेर सिंह जी भट्टी मंच पर आए। शेर सिंह जी भट्टी जो बीकानेर से हमारे बीच में आए हैं, उनको भी सम्मानित करें। अभी मंत्री जी को बुलाएंगे सीधा, 1 मिनट, एक ही लास्ट प्रेस। अनुर जी का पगड़ी पहना करके सम्मान करेंगे। अनुर जी, बाल सिंह जी ठेकेदार, पप्पू जी, बशीर जी राणा, तीनों एक साथ ही। शेर सिंह जी आ गए। और शेर सिंह जी आ गए। समान प्रोग्राम और अपना बाकी है, लेकिन एक बार इसको विराम देंगे और सभी जो मेहमान मंच पर आए हैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि अशोक जी चांदना को छोड़कर सारे नीचे जाए। ये हमारा बच्चियों का स्कूल है, पहले से लेकर 8 घंटे की 12 महीनों की मेहनत से नौजवान टीम ने इसको बनाया है। अभी आप अपने सिरमुख से गांव में आए हैं और अपनी बात रखेंगे। पहली बार हमें सौभाग्य मिला है कि राजस्थान सरकार के मंत्री इस ग्राउंड में अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। मंत्री जी संचालक मैं हूँ, मेरा नाम विनोद स्वामी है। मैं राजस्थानी भाषा की मान्यता खातर विश्व की सार्वलंबी यात्रा करी है। मैं खुशी है कि राजस्थानी मान्यता खातर ला गया। 2 बात कहना चाहूँ आप जटे खड़ा हो कि गांव में मंत्री कौन दे काटल हो तो आया हो, मारो बड़ो हौसलो है कि युवा हो। 5 पीरा की गलतियां बापू अड़बू रामदेव मांगलिया मेहा 500 पीर पधार आओ, सब लोगों ने संबोधित करो। थारे बेटे की कोई बड़ी कोई घोषणाएं है तो मैं भी करके जाओ, क्योंकि खिलाड़ी भी बहुत तकड़ा है। राजबाला जी कुश्ती का राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर बैठा है। मारे छोरी जी बच्ची की मां नरेगा में जावे, बापू दारू खोरियो सोए भी बच्ची 8 बार नेशनल खेल के आवे। सोशल मीडिया पर जब मैं बोला तो भी बच्चे की फीस लोग भरते हैं। सुखविंदर कौर जैसी बेटियां बहुत है और खेल गए क्षेत्र के मां राजस्थान को नाम बहुत ऊंचो लेके जाओ। थारे मंत्री काल के मां और राज्य को पूरे प्रदेश के मां भिन्न खेलों में मां परचम फहरावे, तिरंगे की शान बढ़ावे, इसी में उम्मीद कर। फोटो देखो, एक फोटो मार सके भी खिंचाइयो। मेरी गाँव में भी एल्बम कौन पड़ेगा, मैं तो वो फोटोग्राफर मार दियो तो फिर जरूर मंत्री जी एक फोटो मेरे साथ जरूर खिंचाएंगे। फोटो कहीं बैठी खींच लिया कितना रास्ता आ गया, फोटो खींच के भरा बन के देख लंबा पिक्चर। अरे हाँ जी, अरे तो वो ऊपर है ना, दिखाई दे रहे हैं ना जनता को। पिक्चर यहाँ देख रहे हैं यार, शहीदों की अरे तो वो तो बहुत ऊपर है, दिखाई दे रहे हैं ना जनता को। मानने क्या करो यार, उठा के फेंक दो, फिर बारे आने मीडिया ने फेंक दो, बारे बैठ दो, देश में बारे फेंक दो। और की है चाइना में फेंक दो, चाइना में घेरियो मीडिया ने। ये वो आयोजन है कि जिनमें हम उन वीर आत्माओं को याद करते हैं जिनकी कुर्बानियों की वजह से, जिनकी शहादतों की वजह से, जिनकी विचारधारा की वजह से आज 135 करोड़ हिंदुस्तानी आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं नमन करना चाहता हूं शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव और वो अनेकों स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी आहुति दी जीवन की और इस देश को चाहे जीवित रहे, चाहे अपने प्राण त्यागे, लेकिन अंत में इस देश को आजादी दी। और मैं आपकी संस्था को भी बधाई देना चाहता हूं। बीच में हो संचालन आपका कहोगे तो इसी
मैं आयोजनकर्ताओं को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक सुंदर आयोजन, एक शानदार विचारधारा का प्रदर्शन आपने किया। आज भारत की जो ताकत है, हमारे देश की आत्मा है, वो हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक, ये विशाल विशाल तिरंगा आप लोगों ने यहां पर लहराया। शहीदों की याद में मैं विशेष दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजन करता हूं। भाई बलवान जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब विधानसभा में उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आना पड़ेगा, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि आप आओगे कि नहीं आओगे, बलवान जी पूछते तो है ही नहीं। उन्होंने मुझसे कहा मंत्री जी आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा कार्यक्रम क्या? तब उन्होंने बताया कि शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य होगा, मुझे चाहे 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर जाना पड़े, लेकिन ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनके चरणों में अपना वंदन करके वापस आऊंगा और उन देश प्रेमियों को, उन शहीद प्रेमियों से भी मिलकर आऊंगा कि जिन लोगों ने आज के जमाने में उन यादों को ताजा रखा हुआ है। आज हमारा एक बात का और सौभाग्य है, विशेषकर मेरा सौभाग्य, हर युवा का सपना होता है, छोटे से बड़े हुए, चाहे पिक्चर के माध्यम से देखा, चाहे किताबों के माध्यम से पढ़ा, लेकिन शहीद भगत सिंह एक ऐसा नाम थे कि हर युवा एक सपना देखता है कि काश हम उस जमाने में जीवित होते और काश हम उनके दर्शन कर पाते या उनसे कभी जीवन में एक बार मिल पाते, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होता। मुझे लगता है कि हर युवा का ये सपना होता है, लेकिन आज उस सपने का एक अंश मेरा पूरा हुआ, क्योंकि खुद शहीद आजम से तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनके खून से उनके परिवार के लोग आज हमारे बीच में यहाँ पर हैं। संधू साहब, मिस्टर संधू साहब, मैं आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहता हूँ राजस्थान की धरती पर, और आपका बहुत बहुत अभिवादन। ये हमारी खुशकिस्मती कि आप लोग यहाँ पर पधारे इस कार्यक्रम में और आप लोगों ने आज यहाँ पर भाग लिया और हमें दर्शन करने का आपके मौका दिया। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि शानदार कार्यक्रम भी जारी है और आगे कार्यक्रम लंबा चलेगा, लेकिन क्योंकि मैं एक राजनीतिक आदमी हूं तो मेरी बातों में से राजनीतिक बू आने से रुकेगी नहीं। या तो बुलाओ ना, और बुला लिया तो बातें तो निकलेंगी, रुकेंगी नहीं। ये युवाओं के लिए विशेषकर कहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल का युवा, एक युवक 23 साल के शहीद भगत सिंह थे कि जिन्होंने 23 साल के अंदर इस देश की आजादी के लिए, इस देश की अखंडता और एकता के लिए अपनी शहीदी दे दी। और आज हम देखते हैं कि हमारा युवा व्हाट्सएप पर ही बिजी है, बेरोजगार है, लेकिन बहुत ज्यादा व्यस्त है मोबाइल पर, है कि नहीं? अपने समय नष्ट कर रहा है। साथियों, आज देश के कोई बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है। आप और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश में एयरपोर्ट बिक रहे हैं, किस प्रकार से देश में रेल बिक रही है, किस प्रकार से देश की संपत्ति बिक रही है, बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां बिक रही हैं। बिक रही है कि नहीं बिक रही है? बिक रही है। और आज हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और लाखों किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं, 5 महीने से बैठे हुए हैं। वो क्यों बैठे हुए हैं, ये भी आपको और हमको सोचना पड़ेगा। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि शहीदों ने जो देश बनाया था, शहीदों ने जो भारत बनाया था, जो आजाद भारत था, वो सदैव आजाद रहना चाहिए, कहीं वापस गुलामी के रास्ते पर नहीं चल पड़े। उसके लिए वो किसान बैठे थे, देश को आजाद कराने के लिए भी किसानों के परिवारों के बच्चों ने शहादत दी थी, और आज भी किसानों के बच्चे दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए। ज्यादा लंबा नहीं बताऊंगा, लेकिन 1 मिनट बोलना जरूर चाहूंगा।
कि केंद्र सरकार कहती है मंडी खत्म नहीं करेंगे। मेरे को लगता है यहां पर बंडाल में आए हुए 70-75% किसान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपके इलाके में शिक्षा की क्रांति हुई है और आपके यहां पर ज्यादातर जनसंख्या शिक्षित है। एक सरकारी मंडी है जहां पर सरकारी टैक्स लगता है, उसके सामने एक प्राइवेट मंडी खोलना चाहते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगे। क्या इससे आने वाले समय में मंडी खत्म नहीं हो जाएगी? तो जिस प्रकार से जब जियो भारत में आया था उसने सब कुछ फ्री दे दिया, मोबाइल भी फ्री लगा लो, डेटा भी फ्री इस्तेमाल कर लो, और लोगों की जब आधा घंटे बात करने की आदत पड़ गई, मोबाइल फोन लगाते हैं, आधे घंटे तक तो काम की बात नहीं करते, इधर उधर की करते हैं, फिर फोन काट देते हैं, फिर याद आता है काम की बात तो करी नहीं, वापस लगाते हैं, अरे भाई काम की बात तो ये। अब जब ऐसी आदत पड़ गई, बाकी कंपनियां खत्म हो गई, तो जियो पैसे लेने लग गए। वैसे ये प्राइवेट मंडियां सरकारी मंडियों के सामने लगेंगी, पहले अच्छे उपहार देंगी, सरकारी मंडी के स्ट्रक्चर को खत्म करेंगी, और जिस दिन सरकारी मंडी का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा उस दिन अपनी मनमानी कीमतों के ऊपर किसानों से फसलें खरीदेगी और किसानों का शोषण करेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कहकर जा रहा हूं। ये मंडियां नहीं बिक रही हैं, ये एयरपोर्ट्स नहीं बिक रहे, ये केवल इस देश की रेल नहीं बिक रही है। जरा ध्यान से सोचो, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बिक रहा है, ये हमारे इन बच्चों का भविष्य बिक रहा है। अगर ये देश जिसकी इतनी ज्यादा संपत्ति है प्राइवेट लोगों के हाथ में पूरा चला गया तो क्या होने वाला? आज सरकार के अंदर रहकर हम लोग एक बात की टेंशन करते हैं कि कोई कर्मचारियों का प्राइवेट टेंडर दे देते तो वो टेंडर वाला वो कर्मचारियों को पूरा पैसा नहीं देता, तो ये मंडी वाले कहां से बड़े बड़े व्यापारी दे दें? ये आपको और हमको सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर दिमाग लगाइएगा। और ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा इसको रोकने की जरूरत है। दुख इस बात का नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री इस काम को कर रहे हैं, दुख इस बात का नहीं है क्योंकि हमको तो पहले से ही पता था, दुख इस बात का नहीं है कि ये षड्यंत्र किया जा रहा है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हर व्यक्ति को पता है कि षड्यंत्र हो रहा है, हर व्यक्ति को पता है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, हर व्यक्ति को पता है कि कोरोना काल के अंदर ये बिल लाए गए और इस बिल से आने वाले समय में किसान बर्बाद हो जाएंगे। यदि 75% किसान परिवार इस देश में रहते हैं और वो किसान बर्बाद हो गए तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। हर व्यक्ति को ये पता है। दुख इस बात का है कि सब चुप बैठे हैं, सब शांत बैठे हैं, और अगर आज किसानों की आवाज दब गई तो आने वाले समय में कोई आवाज नहीं बचेगी जो इस देश में किसी को भी तानाशाही करने से रोक लेगी। आपको और हमको ध्यान है, मैं इसके रेफरेंस में बता रहा हूं ताकि आप मेरी बात को गहराई से समझ सको। आज कोई चुनाव नहीं है, मैं किसी पार्टी के प्रचार में नहीं आया हूं, लेकिन मैं जिन शहीदों के इस कार्यक्रम में आया हूं, उन्होंने देश को आजाद करने के लिए क्या क्या सहा होगा और आज उस आजाद भारत के अंदर क्या हो रहा है, ये हम लोगों को, आपको और हमको देखना होगा। जब जीएसटी आई थी तो एक बार तो सबको तकलीफ हुई, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको कह दिया अरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं जिनके पास में काला धन है इनको जेल में डाल देंगे, आप 2-4 दिन बैंकों के धक्के खा लो। कहा था कि नहीं कहा? वो बड़े बड़े लोग जिनके पास में काला धन था, मैंने एक भी व्यक्ति जेल जाता हुआ नहीं देखा, लेकिन गरीब लोगों को अनेकों दिन तक बैंकों की लाइन में लगकर परेशान होता देखा। उसके बाद में बैंक बर्बाद होते देखे, बैंक बर्बाद होने के बाद में व्यापारियों को देश छोड़ते हुए देखा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को देश छोड़ते हुए देखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इस देश में रुकता हुआ देखा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकने की वजह से, इंडस्ट्रीज और व्यापारी बर्बाद होने की वजह से
युवाओं को बेरोजगार होते हुए देखा, और आज इस देश के अंदर बेरोजगारी आज तक के सबसे ज्यादा चरम पर है, तो उसकी वजह से तो हमको ये कहकर टरका दिया कि अरे आप चिंता मत करो, बड़े लोगों को जेल में डालेंगे। लोग खुश हो गए कि अच्छा है, ये बड़े लोग तो जेल में जाने के लायक। आपकी हमारी कमजोरी है, उनको पता है कि इनको क्या सिखाना है जिससे कि ये भटक जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। मैं हर जगह ये बताता हूं कि हमारी कमजोरी क्या है। अपनी सुख से ज्यादा दूसरे का दुख दिखा दो तो आदमी खुश हो जाता है कि नहीं? ये कमजोरी। एक बार भगवान शिव जी के एक आपके मेरे जैसा एक भक्त था, 10-12 साल तपस्या करी, और 10-12 साल तपस्या करने के बाद में भगवान शिव जी प्रकट हुए। बोले बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए? जैसे बोलने लगा भगवान बोले रुक, जो तू मांगेगा तुझे दूंगा, लेकिन तुझसे दुगना तेरे पड़ोसी को दूंगा। मेरे जैसा आपके जैसा एक साधारण व्यक्ति था, वो टेंशन में आ गया। अगर मैंने एक ट्रैक्टर मांग लिया तो पड़ोसी के 2 ट्रैक्टर हो जाएंगे। अगर मैंने 100 बीघा की जमींदारी मांग ली, पड़ोसी की 200 बीघा की जमींदारी हो जाएगी। अगर मैंने एक कारोबार मांग लिया तो पड़ोसी के 2 हो जाएंगे। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा, और थोड़ी देर सोचने के बाद में उसने बोला प्रभु, अगर तो मैंने आपकी ईमानदारी से तपस्या करी है तो मुझे एक आंख से काना कर देना, ताकि पड़ोसी के दोनों चली जाए। तो पूरा देश एक आंख से काना तो हो गया, किसी की 2 आंखें नहीं गई। मैं उसलिए कह रहा हूं साथियों कि किसानों की बात को बुलंद करना आपका और हमारा सबका कर्तव्य है। यदि किसानों की बात और उनकी जायज मांग दब गई तो उस शहादत को हमारा समर्पण नहीं होगा, जिस शहादत के बाद में आज एक देश खड़ा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा हुआ है, 135 करोड़ की आबादी के साथ में 36 कौम और सभी धर्मों के लोग प्यार से रह रहे हैं। उस लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोकतंत्र इनका सपना था। आप सब लोगों ने यहां मुझे बुलाया, मुझे आप लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया, मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ क्योंकि युवा खेल मंत्री हूं मैं, बिना घोषणा किए जाऊंगा तो मंच संचालन वाले पीछे से जितने प्यार से मुझे बुलाया उतने ही प्यार से मुझे रगड़ेंगे, मुझे पता है ये बात। इसलिए मेजर ध्यानचंद योजना के तहत आपके दोनों ब्लॉक्स के ऊपर स्टेडियम की घोषणा मैं करके जा रहा हूं। और एक स्टेडियम जो भी जनता की मांग पहली होगी दोनों में से, उसको मैं फर्स्ट लिस्ट में निकालकर इसी साल में उसकी सैंक्शन निकालने का काम करूंगा। उसके ऊपर माननीय विधायक जी जो कहेंगे वो स्टेडियम का हम काम कर देंगे। मैं समझता हूं कि युवाओं को या तो रोजगार मिल जाए या खेलने का मैदान मिल जाए। युवाओं के अंदर एक ऊर्जा होती है, यदि उस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं डालेंगे तो वो ऊर्जा गलत दिशा में जाएगी। यदि युवा को सुबह उठते ही कारोबार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, उसको खेल का मैदान नहीं मिलेगा, तो वो नशे की प्रवृत्ति की ओर भागेगा, वो क्राइम की ओर भागेगा। तो अगर देश के अंदर नशा और क्राइम कम करना है तो खेलों के साधन बढ़ा दो, रोजगार के साधन बढ़ा दो, अपने आप युवाओं के अंदर कुरीतियां कम हो जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, और मुझसे पहले मंच संचालन करता कह रहे थे कि खेलों को अच्छा बना जाओ। आप लोगों को ध्यान होगा कि आज से पहले कहावत थी, जब हम छोटे थे मुझे याद था, तब एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। हमको मैदान पर नहीं जाने दिया जाता था। ऐसी परिस्थितियां भी देश में थी कि जब हमारे माता पिता कहते थे पढ़ लो लिख लो, कोई थानेदार तहसीलदार बन जाओगे, जिंदगी बन जाएगी। होता था कि नहीं होता? लेकिन अब हम इस कहावत को बदल देंगे। राजस्थान के अंदर खेलों का एक नया आयाम, हम लोग ये नया अध्याय लिख देंगे और नई कहावत बनाएंगे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब।
और उसके तहत हमने 2 जॉब पॉलिसीज के अंदर अमेंडमेंट किया, एक आउट ऑफ टर्न और एक 2% सिलेक्शन कोटे। उसमें 500 खिलाड़ियों को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं इस 1.5 साल के अंदर, और आने वाले 3 साल में मुझे लगता है कि लमसम 1000 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी लग जाएंगे। जब खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मुझे लगता है कि खेल के मैदान में जाने से कोई रोकेगा नहीं अपने बच्चे कि केवल पढ़ लिख कर नहीं, खेल कूद कर भी भविष्य सुधर सकता है, बड़े बड़े मेडल बच्चे ला सकते हैं, और जो बहुत बड़े मेडल या अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ना बन सके तो उनकी नौकरियां तो लगी जाएगी। ऐसी व्यवस्था हमने कर दी है। आप सब लोगों ने हमको सुना, आगे आने वाले समय में खेलों का हम लोग अच्छी पॉलिसीज लेकर आएंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने यहाँ लगे कि पहली बार कोई मंच संचालक को नाम कोई सिल पर लिखी जाए, बस स्टेडियम वाली सिल पर कठी मेरो ही अटका दी जो हो सके तो। मैं पहली बार एक आदमी ने बोलता सुने जगह में मैंने मंत्री की बू को नहीं आई, नहीं तो ये देश के मत को बाल्ट पंची को चुनाव लड़के वो कल्टो फिरे है, मतलब गली चौड़ी मांगे वो 50 फुट की ज्यादा मांगे, हाथ मांगी लुगाइया में यहाँ हो गया। अच्छी बात है भाई, मैं बहुत खुश हुआ एक युवा मंत्री से मिलके, नहीं तो मंत्री बोल के जाए करे जब मैं यहाँ कह करूँ कि समता चावे देखनी और रहनो चावे सांड, भाई चावे जीव तो और भाभी हो जा रांड, मगर आपने मुझे ये बोलने का मौका नहीं दिया। जब तक राजनीति में हम ऊर्जावान लोगों को अपने नुमाइंदे बना के नहीं भेजेंगे, जात धर्म संप्रदाय के नाम पर हम गड़े सड़े लोगों को भेजेंगे, तो वो जनतंत्र की जो है वो सबसे बड़ी दीमक बन जाएंगे। वो लोग गणतंत्र को खोखला कर देंगे। ये हमने बहुत बड़ी जो है वो गलती की। इस इतने बड़े आयोजन में लाखों रुपए लग रहे हैं। जो हमारे साथी हैं, जो दानदाता साथी हैं, भामाशाह हैं, मैं मंत्री जी के सामने उनका नाम बोलना चाहूंगा, जिन्होंने 21,000 से लेके 1 रुपया तक यहाँ पे अपनी नेक कमाई में से दिया। मैं साथी बलवान फुकेड़िया से गुजारिश करूंगा वो उन नाम को अनाउंस करेंगे, और उसके बाद में हमारी पंचायत समिति के ऊर्जावान साथी सोम ढिल आएंगे, अपना छोटा सा